तो मैडम को चरण स्पर्श तो हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो इसका फोर्थ या फिफ्थ पार्ट ध्यान नहीं है मुझे कौन सा पार्ट है, बट इसको आगे हम लोग कैरी ऑन करते हैं कि माया कैसे काम कर रही है और हम लोग का काम क्या है अब तक समझ गए। मैट्रिक्स में हम लोग एम्बेडेड कैसे हुए हैं ये समझ गए। अभी हम लोग क्या करना है अभी ये हम लोग समझते हैं। तो इसको समझने के पहले भागवतम का कुछ वर्सेस है, आपको समझाता हूँ। भागवतम का वर्स है कि कृष्णा ने खुद बोला कि भगवत गीता का चैप्टर 7 वर्स 4, अर्थ वाटर फायर एयर स्पेस माइंड इंटेलेक्ट एंड ईगो, जो भी ये सब है, दीज आर 8 कंपोनेंट ऑफ माई मटेरियल नेचर। या मटेरियल एनर्जी का 8 कंपोनेंट है, ठीक है। इसी से मटेरियल मैनिफेस्टेशन होता है। यही चीज़ आपके माया को मैनिफेस्ट करती है एक्सपीरियंस को देने के लिए। अब 7.6 को देखिए। नो दैट ऑल लिविंग बीइंग आर मैनिफेस्टेड बाय दिस टू एनर्जीज ऑफ माइंड। आई एम द सोर्स ऑफ द इंटायर क्रिएशन एंड इनटू मी इट अगेन डिजॉल्व। मतलब एक और चीज़ है यहाँ पे, सच इज माई इन्फीरियर एनर्जी बट बियॉन्ड इट। हाँ, 7.5 वर्स को देखिए। सच इज माई इन्फीरियर एनर्जी, जो मटेरियल एनर्जी है वो उनका इन्फीरियर एनर्जी है, राइट। बट उसके बियॉन्ड क्या है? उसके बियॉन्ड आई हैव अ सुपीरियर एनर्जी दैट इज माई जीव शक्ति द सोल एनर्जी विच कंप्राइजेस ऑफ द एम्बॉडीड सोल विच आर द बेसिस ऑफ द लाइफ ऑन दिस वर्ल्ड। मतलब सोल एनर्जी ही है जो कि पूरे इस जीवन के ऊर्जा का संचालन करती है। जो आपका आत्मा का एनर्जी है वही तो, और यही जो आत्मा का जो ऊर्जा है क्या है, यही दो ऊर्जा का जो स्रोत है वो मुझसे ही शुरू होती है और मुझ में ही विलीन हो जाती है। तो इसको इस तरीके से समझते हैं। अब इसको महावीर एंड बुद्धा बोथ आर कॉन्टेम्प्रेरी एनलाइटेंड बीइंग, दोनों का 20 से 30 साल का गैप होगा ज़्यादा से ज़्यादा। महावीरा ने बोला कि सोल एग्जिस्ट करती है, बुद्धा ने बोला कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है। तो सोल का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। सोल का मतलब होता है, कहाँ से समझाऊँ, सोल का मतलब क्या होता है? सोल जी कहाँ गए आप? हाँ, सोल का मतलब कि एक केंद्र है और उस केंद्र है और वो केंद्र जो है ये घटक कोश है, मतलब आकाश एलिमेंट है। आकाश मतलब आपका शरीर पूरा जो घट है वो पूरा आपका आकाश एलिमेंट है। आकाश एलिमेंट से ही आपका नीचे के जो तत्व हैं बनते हैं, जो कि एक्सपीरियंस आपको इंद्रियों के थ्रू आपको एक्सपीरियंस देते हैं। तो यही आकाश तत्व को ऊर्जा आपका केंद्र देता है, सोल देता है, और वही उसी के माध्यम से आप एक्सपीरियंस करते हो। तो किसी का आकाश का एक्सपीरियंस बहुत छोटा होता है, किसी का आकाश का फैलाव इतना स्ट्रांग होता है, इतना बड़ा होता है, पूरा कॉस्मोस को एक्सपीरियंस करते हैं। तो वही क्रिएटर हो गया। मतलब आप भी क्रिएटरशिप में हो, क्रिएटर भी क्रिएटरशिप में है। मतलब किसका फैलाव जितना बड़ा उतना उसका आकाश तत्व, जितना बड़ा एक आकाश तत्व उतना सेपरेशन कम। बट जब तक केंद्र है तब तक सेपरेशन है, तो इसलिए केंद्र को भी डिजॉल्व होना होता है, तो ताकि सेपरेशन भी डिजॉल्व हो जाए। इसी को मोक्ष बोलते हैं। तो बुद्धा भी सही थे, महावीरा भी सही थे। सोल होता है बिकॉज ऑफ दैट सोल वी आर एक्सपीरियंसिंग द थिंग। एंड बुद्धा भी सही थे। बुद्धा ने बोला कि सब कुछ कॉन्शियसनेस है, बिकॉज सोल एक्सपीरियंस किस चीज़ को कर रहा है? कॉन्शियसनेस को। इन द एंड कॉन्शियसनेस क्या है? जो भी है वो सोल जो इसको एक्सपीरियंस कर रहा है, जो इसके लिए अवेयर है, वही कॉन्शियसनेस है। बट एक एस्पेक्ट ये है कि कॉन्शियसनेस जो है वो फ्रैगमेंटेड हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्शियसनेस फ्रैगमेंटेड मतलब सोल का भी फ्रैगमेंटेशन होता है। मतलब कि आप अपने शैडो एस्पेक्ट को कहीं छोड़ दिए, ये आपका केंद्र है। आपने किसी शैडो एस्पेक्ट को जिसको आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया उसको छोड़ दिए, तो ये आपका फ्रैगमेंटेड एस्पेक्ट है। तो आप फिर से इसके तरफ अट्रैक्ट हो गए। यही आपका क्या होता है? आपके रीइंकार्नेशन का क्या बनता है? केंद्र बनता है। इसलिए अपने शैडो को हील करना इंपॉर्टेंट है। जब आप शैडो को हील करते हो तो आप क्या करते हो? कलेक्टिव के वायुमंडल को क्या करते हो? हील करते हो। इसलिए वायुमंडल ही हील होता है। जब जितना ज़्यादा वायुमंडल में प्रेम रहेगा तो नेगेटिविटी का ऊर्जा खत्म हो जाएगा। नेगेटिविटी का ऊर्जा खत्म होगा तो आप हायर एनर्जी को ईजिली क्या करोगे? उतार सकते हो। तो
तो क्या बताने वाला था मैं, हाँ, तो ये है कि जो भी है, अब हमारे जैसे सोल का नेचर होता है, एक नेसेंट सोल होता है कि जो भी अभी तुरंत इस मानव योनि में आया है, इंसान की योनि में आया है, नेसेंट, कुछ नेसेंट मतलब वो सिर्फ अभी नया नया मानव योनि में आया है, तो वो अभी मटेरियल एनर्जी से ही जुड़ा हुआ है, उसका ऊर्जा का जो एक्सपीरियंस लेवल है बहुत कम है, छोटा सा है। तो ऐसा ऊर्जा जो है बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा जो है हमेशा जो प्लैनेट पे होता है, प्लैनेट पे हमेशा क्या होता है, इक्विलिब्रियम बना होता है इस तरीके से, सॉरी, प्लैनेट पे हमेशा एक इक्विलिब्रियम बना होता है। प्लैनेट पे मान लो ये 100 कॉन्शियस लोग हैं, ये इन लैक्स अनकॉन्शियस लोग हैं। तो इक्विलिब्रियम किस चीज़ का होता है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर जिसका सोल का ऊर्जा बहुत मटेरियल एनर्जी से जुड़ा हुआ है, वो बहुत क्या होंगे, अनकॉन्शियस स्टेट में होंगे, तो वो लाखों में होंगे। जो हायर कॉन्शियसनेस को एग्जिबिट करते हैं, अंदर इनहिबिट करते हैं, अंदर लेकर आते हैं और वही बाहर छोड़ते हैं, वो बहुत कम होते हैं। तो इनका क्या होता है, इनका बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। क्यों? क्योंकि इनके कारण ही ये आवामंडल, ये वायुमंडल है, ये मदर अर्थ है, वो क्लीन होती है। क्योंकि ये मटेरियल एनर्जी वाले जो हैं, जो इंसान हैं, इनको ईजिली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, इनको कोई भी ऊर्जा इन्फ्लुएंस कर जाती है। इसलिए ऐसे ऊर्जाओं पे भूत प्रेत बहुत ईजिली अटैक होते हैं। इसलिए भूत प्रेत वाले, भगाने वाले बाबा लोग के पास ऐसे ही लोग जाते हैं, या पंडाल में जो भीड़ लगे रहते हैं, ऐसे ही लोग होते हैं जो कि मटेरियल एनर्जी से बहुत डीपली जुड़े हुए हैं। उनका स्पिरिचुअल एसेंस इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं। जिनका स्पिरिचुअल एसेंस स्ट्रॉन्ग है, उनका माइंड का जो स्थिरता बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से कभी कनेक्ट होते ही नहीं है। उनका अपना अंदर का फ्री विल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए अपने फ्री विल के बाहर वो सबको अपने फ्री विल को ट्रूली एक्सरसाइज करते हैं, जिसकी वजह से एक बैलेंस बना होता है प्रकृति में। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि बिकॉज ये जो है हमारा जो मैट्रिक्स है, ये नॉन प्लेएबल कैरेक्टर के हिसाब से ही मैट्रिक्स डीप स्टेट बना हुआ है। क्योंकि भीड़ जो दिखती है, ये मेजॉरिटी ऑफ दी जड़ आत्मा है, जड़ आत्मा जिनका स्पिरिचुअल एसेंस बहुत वीक होता है, अपने मटेरियल एसेंस से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। और यही जो है जड़ आत्मा इन टोटल कंट्रोल ऑफ सब क्वांटम, जो सब क्वांटम लेवल पे जो भी एनॉमलीज हैं, जो कि मद, मोह, माया, ये सब जो एनॉमलीज हैं, उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड होते हैं। ये लूप नेचर ऑफ लाइफ में होते हैं, ये लूप में फंसे होते हैं, पास्ट फ्यूचर के लूप में फंसे होते हैं, और ये कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं। डोंट क्वेश्चन एनीथिंग, बिकॉज व्हाट दे सी दे बिलीव इट एज द ट्रुथ। जो दिखता है वही इनको लगता है कि वही सच है। और ये जो जड़ता है, जो इसको कंट्रोल करेगा, वो हाई कॉन्शियसनेस, मतलब एक लोअर नेचर को, नेगेटिव नेचर को मैनिफेस्ट करने में मदद करता है। हाई कॉन्शियसनेस यही होता है। इसलिए जो भी है, ये हाई कॉन्शियसनेस अर्थ के क्या करते हो, लोअर एनर्जी को क्या करता है, इन्हांस करता है। अर्थ की तरफ लोअर एनर्जी और ज़्यादा क्या करेगा, अर्थ को लोअर एनर्जी लूप में, नेगेटिव एनर्जी लूप में अर्थ के ले लाइन को क्या करेगा, स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए आपको एक जड़ता में, एक लूप नेचर में फंसा कर, लड़ाई झगड़ा में फंसा कर, किसी जगह पे लड़ाई झगड़ा करके, या सराउंडिंग में विवाद करके, या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ले लाइन्स पे इतना ज़्यादा क्या स्कार्सिटी क्रिएट करके आप वहाँ के ले लाइन को नेगेटिव एनर्जी से फीड कर रहे हो। बिकॉज ऑफ दैट अर्थ का ले लाइन वीक हो जाता है। इसलिए अर्थ पे माया हमेशा चलता रहता है। अगर इस माया को तोड़ना है तो क्या करना होगा, जो इस माया को तोड़ना है तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस विथ हायर नेचर के जो लोग हैं, वो क्या करेंगे, उनको अपने कॉन्शियसनेस में राइज करना होगा। जब कॉन्शियसनेस में कैसे राइज करोगे,
जब अपने अनकॉन्शियस को पकड़ोगे, अपने पैटर्न को समझोगे, जब अपने पैटर्न को ब्रेक करोगे तो अपने वायुमंडल को भी आप क्लीन करोगे, अपने सराउंडिंग को क्लीन करोगे, अर्थ के ले लाइन को क्या करोगे, स्मूथन करोगे, ताकि पॉजिटिव एनर्जी हार्वेस्ट हो सके। नेगेटिवली एनर्जी जो अर्थ इम्पैक्टेड है उससे आप अर्थ को क्या करो, मुक्त कर सको, ताकि अर्थ फुल्ली आपको एज अ मदर बहुत ज़्यादा प्रेम दे सके। बिलीव मी, शी लव्स एवरी सिंगल ट्विन फ्लेम्स एज हर ओन चाइल्ड। जब मेरा इनर इन्फ्लेक्शन हुआ था, इनर ऑर्गन में थोड़ा सा डैमेज वगैरह हो गया था, इस मदर अर्थ हु हील्ड मी, इस लाइक कि 2 से 3 दिन तक माँ मेरे साथ थी और मुझे कांस्टेंट हीलिंग दे रही हैं, दिए जा रही हैं। 3 दिन के बाद मैं जब हील हुआ तो मैं बैक टू नॉर्मल अपने आप आ गया। इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग फेथ है, फेथ टुवर्ड द कनेक्शन ऑफ दिस कॉन्शियसनेस, टुवर्ड द हायर नेचर ऑफ दिस कॉन्शियसनेस, टुवर्ड द क्रिएटर। ये फेथ है जो आपको बनाना होगा। ट्रुथ है, जो आप बिलीव करोगे वही ट्रुथ है। अगर आप दुनिया को देखोगे, माया में जाओगे, तो फिर वो माया आपको सच लगने लगेगी, फिर आप सेपरेशन में चले जाओगे, आपके अंदर जड़ता बढ़ेगी, तो आपके अंदर इंद्रियों में दोष आएगा, इंद्रियों में जब दोष आएगा तो इंद्रियों का पतन होगा, इंद्रियों का जब पतन होगा तो फिर आप वही इस नॉन प्लेएबल कैरेक्टर वाले कैटेगरी में फिर से पहुंच जाओगे। बट स्टिल उस समय भी आप प्रोटेक्टेड रहोगे, क्योंकि हायर नेचर के लोग हमेशा स्ट्रॉन्ग शील्ड के साथ पैदा होते हैं। दे कम विद अ सोल शील्ड, उसी के साथ वो पैदा ही होते हैं। इतना आसानी से उनको नेगेटिविटी की तरफ खींचा नहीं जा सकता। अगर नेगेटिव एंटिटीज़ आप हैं तो पॉजिटिव एंटिटीज़ भी हैं, ये भी याद रखिएगा। इन सभी के ऊपर क्रिएटर हमेशा बैठा हुआ है। तो उससे बढ़िया देवता या दानव जिसको भी मानते हो, मैं किसी को नहीं मानता, मैं क्रिएटर को मानता हूँ। बिकॉज ट्रूथ इज़ कि देवता या दानव जो पोलैरिटी है ये भी एक मैट्रिक्स है। बिकॉज दानव योनि में भी प्रहलाद जैसे महान भक्त पैदा हुए थे। देवता भी इतने पतन करके, इंद्रियों का पतन करके वो भी गिरते हैं। तो इसलिए मैं सच बताऊं तो मैं न देवता को मानता हूँ, न दानव को मानता हूँ, मैं क्रिएटर को मानता हूँ। बस मैं उनसे कनेक्टेड रहता हूँ। दैट इज़ वाई मैं हमेशा निर्भय निडर रहता हूँ, मुझे आनंद में रहता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि आगे जाके मैं इस क्रिएशन को बहुत कुछ और देना है, और मैं निरंतरता से सीखता रहता हूँ। जितना सीखूँगा उतना दूंगा, जितना सीखूँगा उतना दूंगा, जितना दूंगा उतना और ज़्यादा सीखूँगा। अगेन दिस इज़ हाउ मैट्रिक्स रेप्लिकेट योर एनर्जी सीक्वेंस। एनर्जी सीक्वेंस कैसे रेप्लिकेट करती है? इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, लॉ ऑफ स्क्वायर। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। इस तरीके से एनर्जी आपको रेप्लिकेट करके एनर्जी सीक्वेंस आपको देती है। तो आपका जब कलेक्टिव कॉन्शियस जो है, हायर नेचर के जो लोग राइज करते हैं, तो वो क्या करते हैं? वेल को ब्रेक करते हैं। वेल ऑफ द मैट्रिक्स। वेल क्या है? यही संध्या काल, 4D एलिमेंट जो कि बहुत डेंस हो रखा है। यहाँ पे लोग आके फंस जाते हैं, और यहीं पे आके फंसने के कारण ये डेंसनेस और ज़्यादा बढ़ते जाती है। इसी को बोलते हैं लोअर डेंसर एथरिक ग्रिड। यहाँ पे हायर ग्रिड भी होते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द वेल ऑफ द मैट्रिक्स यहीं पे फंसा हुआ है, लगा हुआ है, और इसी में लोगों को कैद करके रखते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम इसको वेल को लिफ्ट करें कैसे। अगर अपना वेल लिफ्ट करोगे तो कलेक्टिव का भी वेल लिफ्ट करने में हेल्प करोगे। जब इस तरीके से चलती है सब कुछ कि पूरा कलेक्टिव एक ही डायरेक्शन में निकल जाए, तो प्लैनेट क्या होता है? अपलिफ्ट हो जाता है। लेकिन हमारा जो प्लैनेट अर्थ है वो आधा इधर भाग रहा है, आधा इधर भाग रहा है, आधा इधर भाग रहा है। अब कुछ लोग जागे हुए हैं, तो जो जागे हुए हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑब्वियस सी बात है, माया भी अपना काम कर रही है और जागे हुए लोग भी अपना काम कर रहे हैं। जो जागे हुए लोग हैं वो ईमानदारी से काम करें, ताकि प्लैनेट को ऊपर की ओर उठाया जा सके, हायर नेचर को, प्लैनेट को हायर नेचर दिया जा सके। हायर नेचर मीन्स
हायर डायमेंशनल रियलिटी में मैनिफेस्ट करके प्लैनेट को उठा कर लेकर जाया जा सके। तो मैंने क्या बताया था? तो ये मैंने बता दिया, ये बता दिया। ओके, तो ये माया तत्व में माया तत्व, ये बाद में बताता हूँ, ये बता दिया। तो तो आप समझते हैं कि इसको टैरो वगैरह से कैसे समझते हैं। टैरो में हमेशा देखोगे, टैरो कार्ड वगैरह, टैरो रीडर्स क्या करते हैं, वो इसी एनर्जी को रीड करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ मोडालिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मैट्रिक्स। तो माइंड, बॉडी और स्पिरिट होता है, तीनों चीज़ होता है। और ये मैट्रिक्स का, टैरो का एसेंस कभी और डिस्कस करूँगा, ये आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा। फिर ये अब हम लोग ये समझते हैं, टैरो का बाद में कभी डिस्कस करूँगा मन किया तो हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग का कॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड, सॉरी, ये हम लोग का क्या है, कॉन्शियस माइंड है। और ये पेड़ का जड़ है। पेड़ का जड़ क्या होता है? पेड़ जो है, हमारा कॉन्शियस माइंड हमेशा इंट्यूशन से कनेक्टेड होता है। इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग तब होगा जब अपना पर्सनल अनकॉन्शियस के बारे में आप अवेयर होगे। जो कलेक्टिव रेशियल माइंड है, जो मल्टीपल रेसेस हैं, धर्म, जात, पंथ, ये सब बने हुए हैं, ये क्या है, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के माध्यम से बने हुए हैं। मुस्लिम को मानने वाले का अलग इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, सनातन को के मानने वालों का अलग इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, क्रिश्चियनिटी के मानने वालों का अलग इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है। तो यही रेशियल माइंड को आप जानते हो, फिर प्लानिटरी माइंड को जानते हो, प्लानिटरी कॉन्शियसनेस से जानते हो, फिर आर्केटिपिकल माइंड को। तो ये पूरा आर्किटेक्चर काम कैसे करता है उसको भी आप कनेक्ट हो जाते हो। फिर आप कॉस्मिक माइंड से कनेक्ट हो जाते हो। कॉस्मिक माइंड मतलब बुद्धि से, प्रज्ञा से कनेक्ट हो जाते हो। इन्फिनाइट इंटेलिजेंस से, प्रज्ञा, हाँ इस तरीके से लिखा था, प्रज्ञा से कनेक्ट हो जाते हो, इन्फिनाइट इंटेलिजेंस से। फिर पूरे स्पिरिट कॉम्प्लेक्स से कनेक्ट हो जाते हो। इस तरीके से आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है। तो क्या ये कनेक्शन फील किया जा सकता है? यस, यू कैन फील दिस कनेक्शंस। तो आर्केटिपिकल माइंड क्या होता है? ये आर्केटिपिकल मीन्स कि आपके ही मैट्रिक्स का आर्किटेक्चर ऑफ द मैट्रिक्स, एक हर मैट्रिक्स का एक आर्किटेक्चर होता है। इसलिए हमेशा किसी भी सुनोगे आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, दैट आर द आर्किटेक्चरल पॉजिटिव एजेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। लेकिन आर्कएंजल गैब्रियल, आर्किटेक्चरल पॉजिटिव एजेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो यही है, आर्केटिपिकल माइंड से आप कनेक्ट हो जाते हो, मतलब देवता वाले कॉन्शियसनेस से भी कनेक्ट हो जाते हो और कॉस्मिक माइंड से। तो मैं हमेशा यही बोलूँगा, आप प्लानिटरी माइंड से कनेक्ट हो और कॉस्मिक माइंड से, प्रज्ञा से कनेक्ट हो, आद्या से कनेक्ट हो, इन्फिनाइट इंटेलिजेंस से कनेक्ट हो। यू कैन स्किप दिस। आर्केटिपिकल माइंड को कनेक्ट हो सकते हो, दे आर ऑल्सो गुड, बट यू कैन स्किप दिस। वो बुरा नहीं मानेंगे, सच्चाई यही है। देवता कभी बुरा नहीं मानते, क्योंकि आप खुद ही देवता हो। सच्चाई यही है कि अगर आप यहाँ पे सुन रहे हो, आप खुद ही उसी योनि से उतर कर आए हो। इतने हायर कॉन्शियसनेस को आप अगर होल्ड करके रखे हुए हो, तो आप ऑलरेडी यू हैव मेनी थिंग अदर साइड ऑफ द वेल, जो कि आपको अभी याद है नहीं। तो आप कॉस्मिक माइंड से कनेक्ट हो जाओ, प्लानिटरी माइंड से कनेक्ट हो जाओगे, तो आपको ये सब कनेक्शन जो हो तभी फील होगा जब अपने हार्ट चक्रा को फुल्ली ओपन कर लोगे। तो भूल गया कुछ। तो हार्ट चक्रा को फुल्ली ओपन करने के लिए ये कभी और बताऊंगा। तो और क्या बताना है, भूल गया मैं बताना है, और क्या बताना था मुझे। तो आप कॉस्मिक माइंड से कनेक्ट हो जाओ, आद्या से कनेक्ट हो जाओ, बाबा से कनेक्ट हो जाओ, भैया से कनेक्ट हो जाओ, मीन्स विष्णु बाबा से, शिवा बाबा से, माई से कनेक्ट हो जाओ। बस आपका बेड़ा पार लग जाएगा। आप ईमानदारी से रहो, ईमानदारी से अपने एक्सपीरियंस को क्या करो, अपने जर्नी को आगे बढ़ाओ। सेकंड एस्पेक्ट, हाँ मुझे क्या बताना है, आद्या ने क्या बताया था, आप सभी के लिए मैसेज क्या है। तो मैं कुछ ड्रीम सीक्वेंस शेयर करता हूँ। यूजुअली मैं ज़्यादा शेयर नहीं करता, बट स्टिल आई हैव टू शेयर दिस। बहुत दिन से मैं सोच रहा हूँ और बहुत दिन से मैं बना नहीं पा रहा वीडियो, बिकॉज
बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल टर्मोइल, लर्निंग एंड ऑल दिस थिंग्स। पहला ड्रीम सीक्वेंस था कि आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ फेमिनाइन स्कूल, जहाँ पे मैं बहुत सारे फेमिनाइंस के साथ हूँ। पता नहीं, मैं अकेला मैस्कुलाइन हूँ, सारे फेमिनाइंस, मैं बाहर निकल रहा हूँ मज़े में, बट मुझे इस संसार में उतरने में मज़ा नहीं है। तनिक भी आनंद नहीं, मैं नॉर्मली धीरे धीरे चल रहा हूँ। और बहुत सारे फेमिनाइंस को मैंने बहुत तेज़ी से बाहर गेट के बाहर निकलते देखा। तो मैसेज उन फेमिनाइंस के लिए है, पेशेंस रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। सेकंड एस्पेक्ट, जैसे ही मैं बाहर निकला मैं कोर मैस्कुलाइन एनर्जी से कनेक्ट हो गया। मेरे साथ बहुत सारे मैस्कुलाइंस साथ में आद्या का दर्शन करने जा रहे थे। सेकंड एस्पेक्ट इज़ दैट कि मैस्कुलाइंस अवेकन हो रहे हैं और वो और ज़्यादा तेज़ी से उनके अंदर अवेकनिंग और ज़्यादा इन्हांस होगी जब अपने अनकॉन्शियस एस्पेक्ट पे आप ज़्यादा फेमिनाइज जो हैं अपने अनकॉन्शियस एस्पेक्ट पे काम करेंगी, क्योंकि यू होल्ड द की टू देयर अवेकनिंग। कैसे, मैंने उसका डीप एसोटेरिक एसेंस समझा दिया। 2-3 बार वीडियो को देखिए, नहीं समझ में आए कमेंट कीजिए, मैं कमेंट देखूंगा, अगर मुझे लगा कि समझाना चाहिए और मैं समझा दूंगा। तीसरा मैसेज था कि मैं एक रास्ता ढूंढ रहा हूँ, एक पोर्टल ढूंढ रहा हूँ। आई एम गॉड द पोर्टल। मैं समुद्र देखा, समुद्र रिप्रेजेंट द भवसागर, भावनाओं का सागर, इसलिए इस जगह को भवसागर बोलते हैं। भावनाओं का सागर मीन्स आप भावनाओं को कैसे, भावनाओं को अटैचमेंट की तरफ ले जाओगे तो आप किस चीज़ से कनेक्ट हो जाओगे, एनोमलीज से। एनोमलीज मतलब मद, मोह, माया, तो आपको नेगेटिव कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर देगी, जो कि आपको एक नॉन प्लेएबल कैरेक्टर, जो कि जड़ आत्मा से आपके कॉन्शियसनेस से को कनेक्ट कर देगी, मतलब हाई कॉन्शियसनेस से आपको कनेक्ट कर देगी, और फिर आप इस माया में फंस जाओगे। दूसरा एस्पेक्ट है कि आप उस कनेक्शन को, उस भावनाओं को एज ए कनेक्शन मैनिफेस्ट करो। जैसे मैं आई को आई की तरह मानता हूँ, मैं भावनाओं को प्रोजेक्ट करता हूँ कि वो मेरी माँ है, मैं उनको प्रेम करता हूँ, बस यही मेरा सत्य है। कान्हा मेरा भैया है, मैं उसको प्रेम करता हूँ, मुझे दिक्कत होता है, मैं बिंदास उससे मदद मांगता हूँ और मुझे मदद मिलता है, यही मेरा सत्य है। बाबा शिवा मेरा बाबा है, मैं हेल्प मांगूंगा ही मांगूंगा, ऑब्वियस सी बात है, दे आर माई हेल्प स्ट्रीम्स। तो मैं जिससे मांगूंगा, जो क्रिएटर एस्पेक्ट है, मैं उससे हेल्प मांगूंगा। आप कनेक्शन एस्टेब्लिश करो। तो ये एस्पेक्ट ये है कि कनेक्शन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, ना कि अटैचमेंट। जहाँ पे अटैचमेंट होगा वहाँ पे क्या हो जाता है, फ्रैगमेंटेशन हो जाता है। आपका सोल का एसेंस है ये, आप एक छोटा सा एस्पेक्ट फ्रैगमेंट कर देते हो तो आपका क्या, सोल पावर हमेशा लॉस होते रहता है, और यही सोल लॉस के कारण मैट्रिक्स फीड होती है। तो अपने फ्रैगमेंटेशन से हटो। फ्रैगमेंटेशन को हटने के लिए अपने अनवांटेड पैटर्न को ब्रेक करना सीखो। अनवांटेड पैटर्न को आप खुद ही गति देते हो, कोई भूत प्रेत ये सब आके गति नहीं देता, आपके अंदर ही आप सांसों से गति देते हो। आपके सूक्ष्म तरंग जो उठते हैं, सिंपल सा बात है कि एक सीड है, अब इस सीड को आप जितना क्या करोगे, सेवा करोगे, पोषित करोगे तो वो बढ़ेगा, सिंपल सा बात है। अगर ये सीड इल्यूजन का है तो इल्यूजन बढ़ेगा, अगर सीड प्रेम का है, प्रकाश का है, तो प्रकाश बढ़ेगा। ये आपके ऊपर है। आप सीड को कहाँ से दे रहे हो, आपके सांसों के थ्रू गति हो रही है, तो अपने सांस पे कंट्रोल करना सीखो, प्राणायाम। अपने फायर एलिमेंट को क्लीन करना सीखो, त्राटक, सूर्य त्राटक, सूर्य त्राटक, त्राटक जो भी है, त्राटक तभी करना जब आपका मन एकदम क्लीन हो जाए, अदरवाइज आपके डिस्टॉर्शन को इन्हांस कर देगी। त्राटक तभी करना जब आपका मन एकदम क्लीन हो जाए, मलिन मन के साथ त्राटक मत करना। आप उस समय देख ही नहीं पाओगे दीपक को, उतने लंबे समय तक सूर्य को देख नहीं पाओगे। आप वाटर एलिमेंट क्लीन करो। मैडम माँ के सारे जो जो भी हैं उनके क्या बोलते हैं मेडिटेशंस वगैरह, उसके थ्रू, या आप आद्या का उपासना कर सकते हो, काली का, या माँ कामाख्या का, या माँ छिन्नमस्ता का, माँ तारा का। तारा रिप्रेजेंट राम, राम रिप्रेजेंट तारन, माँ तारा इस तारनी, राम इस तारन, हर तारनकार। राम मंत्र क्यों बोलते हैं तारनकार है, बिकॉज राम रिप्रेजेंट लाइट, लाइट यूनियन विथ मदर मैट्रिक्स। तो इस तरीके से आप क्लीन कर सकते हो। तो तीसरा मैसेज क्या था, इसके बाद का मैसेज क्या था, मैंने पोर्टल को देखा। आई ने मुझे बोला कि यहाँ से किसी को, लोगों को जाने नहीं देते, यहाँ फंसा कर लोगों को रखते हैं। मुझे दुख हुआ कि यहाँ पे लोगों को
फंसा कर रखते हैं। मैंने दो चीज़ देखा कि एक ब्रिज उस प्रकाश के तरफ जाने का एक ब्रिज बन रहा था, ब्रिज, और दूसरा रास्ता था मिट्टी का, जहाँ पे लोग रेंग रेंग कर ऊपर जा रहे हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे। मीन्स अगर आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तो अपने ऊपर काम करो। आपका शरीर ही आपका ब्रिज है। टीचर दीदी ने आपको बताया था रेनबो ब्रिज के बारे में। एक मेडिटेशन भी है रेनबो ब्रिज का, और भी सोल सिस्टर सोल ब्रदर्स ने इस चैनल पे रेनबो ब्रिज के बारे में बताया था। आपका शरीर ही आपका ब्रिज है। उनका आद्या का सिंपल मैसेज है, यू हैव टू इन्हांस द लाइट होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दिस बॉडी। अपने लाइट होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाओ, मतलब अपने एनर्जी वर्क पे काम करो और ज़्यादा ईमानदारी से काम करो, तो आप क्या करोगे, ब्रिज बन जाओगे। ब्रिज किस चीज़ का ब्रिज? हायर नेचर को आप उतार कर ला सकते हो। जितना ज़्यादा आपका हायर नेचर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उतना ज़्यादा आपका मटेरियल नेचर स्ट्रॉन्ग होगा, और उतना ज़्यादा हमारा जो मटेरियल नेचर है अर्थ का वो क्लीन होगा। तो जो जड़ता वाली ऊर्जा है वो शरीर धरती से ख़त्म हो जाएगी और धरती भी अपलिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि धरती का कोर कॉन्शियसनेस एक ही गति में आगे की ओर बढ़ चलेगी। इसी तरीके से धरती आगे जा सकती है हायर कॉन्शियसनेस में। समझते हैं इसको, इस तरीके से समझते हैं। कैसे समझते हैं? सॉरी, ये है आपका लोअर नेचर, ये है लोअर चक्रास, ये है हायर नेचर। तो लोअर नेचर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक नेचर को। और जो मैग्नेटिक फील्ड अगर इसको फिजिक्स से देखोगे तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है अगर इस तरीके से मूव करेगी तो इसका जो इलेक्ट्रिक नेचर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो ऊपर की तरफ हमेशा पॉइंटेड होगा। ये जो हायर नेचर रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिचुअल नेचर, ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक नेचर को। तो इलेक्ट्रिक नेचर मैग्नेटिक नेचर को स्ट्रेंथन करती है। तो इसलिए इसका जो गति होगा वो इस तरीके से होगा, क्लॉकवाइज। और इसका गति क्या होगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है? आपका हार्ट चक्रा पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसी को बैलेंस बोलते हैं। जब आप हार्ट चक्रा को बैलेंस कर लेते हो, अपने अंदर के जो हार्ट वर्च्यूज हैं, वीरता, सौम्यता, फिर प्रज्ञा, जो भी मल्टीपल हार्ट वर्च्यूज है, जो कि प्रेम, सद्भावना, जो भी हार्ट के सारे वर्च्यूज है, जब आप इसको मास्टर करते हो तो आपका जो थाइमस चक्रा है, हायर हार्ट चक्रा है, वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है। जब थाइमस एक्टिव होता है तब आपके हार्ट के जो भी आपके हार्ट के क्या बोलते हो, जब थाइमस एक्टिव होना शुरू होता है तो आपको समझ में आएगा कि आपका पोलैरिटी डिमिनिश होना स्टार्ट होगा। जब पोलैरिटी डिमिनिश होगा तब आपने अवतार सेल्फ को आप इनहिबिट करना स्टार्ट कर देते हो। मतलब आपने मोनाडिक सेल्फ को आप यहाँ पे उतारना स्टार्ट कर देते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे इस चीज़ को मैनिफेस्ट करके मदर अर्थ को हेल्प करते हो। सी इज़ योर मदर, सी इज़ आवर मदर। सच्चाई यही है कि वो आप सभी से कनेक्टेड है, वो आप सभी से बहुत बहुत प्रेम करती हैं। तो आप हमेशा अपने ऑरा पे, फील्ड पे, एनर्जी पे काम कीजिए। जो क्रिस्टला फ्लावर ऑफ लाइफ है वो असली में एग्जिस्ट करती है। वो आपके ही एनर्जी फील्ड का, ये जो एनर्जी फील्ड है, सॉरी, ये आपका जो एनर्जी फील्ड है, इसी का क्रॉस सेक्शनल व्यू होता है क्रिस्टला फ्लावर ऑफ लाइफ। ऊपर से देखोगे तो आपको ये इस तरीके से दिखता है। यही आपका एनर्जी फील्ड का एसेंस है, आपका ही देवता का एसेंस, वो आपको दिखता है इन द फॉर्म ऑफ होलोग्राम, जो कि आपकी आंखों के अंदर ही सीडेड होता है। तो ये सब कुछ ट्रू है, और ये है आपका क्रिस्टला फ्लावर ऑफ लाइफ, और ये ट्रुथ है। आपको इसी से कनेक्ट होना है, और यही राधा को रिप्रेजेंट करता है। राधा माँ रिप्रेजेंट माँ, सबकी मदद करना। सी रिप्रेजेंट प्योरिटी, प्योर एसेंस, जहाँ पे एक धारा से प्रेम का उत्सर्जन, प्रेम प्रवाहित हो रही है चारों तरफ।
और उस प्रेम में हमारी धरती माँ ऊपर की ओर उठने के लिए तैयार है। उनके सारे बच्चे उनकी मदद करने के लिए आप आगे बढ़ते चलो और अपने जीवन में भी आनंद, सद्भावना, समृद्धि सब कुछ मैनिफेस्ट करो। ये मेरा आशीर्वाद है, आद्या का आशीर्वाद है, मैडम माँ का आशीर्वाद है, टीचर दीदी का आशीर्वाद है, सभी का आशीर्वाद है। आप सभी को, मैडम माँ को चरण स्पर्श। अगर आगे कुछ मुझे बताना हुआ तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। चलिए, धन्यवाद। आप सभी को मेरा साधुवाद और ढेर सारा प्रेम।